दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट और उसके न्यूज़ के बारे में चर्चा करूँगा। आपको देखकर कुछ पॉजिटिव व्यू ज़रूर देखने को मिलेगा और कुछ कंपनीज़ के ऊपर वीकनेस पॉइंट भी है, जो इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड, सॉरी जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। तो बेसिकली जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड एक एनबीएफसी है और इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले जो अपडेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो अपडेट्स कुछ इस तरीके से है कि जेएम फाइनेंशियल बुलिश है। अभी कंटिन्यूअसली वो भागते चले जा रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसको बुलिश के हिसाब से देखा ऑन इंडियन रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज। तो पिक 3 स्टॉक टू बाई इंक्लूडिंग डीएलएफ। तो यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है इस जेएम फाइनेंस के ऊपर। साथ ही साथ और कुछ कंपनीज का भी टारगेट रखा है। तो और कुछ कंपनी के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ पे चर्चा करूंगा मैं जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में। और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के ऊपर मेरा व्यू क्या है, चलो वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जब जेएम फाइनेंस के ऊपर मैंने जब फाइनेंशियल डेटा को चेक किया, तो 2000 अ, मतलब सॉरी जून के 2023 के जो क्वार्टर था, तब करीबन 1000 करोड़ के आसपास सेल्स था। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली सेल बढ़ते चले गए। मगर इस बार जून का जो 2024 का जो डेटा है, वो देखा जाए तो पिछले सालों की तुलना से सेल्स सेम टू सेम हुआ। मतलब रेवेन्यूज यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया। अभी इस रेवेन्यू कम होने के कारण क्या प्रॉफिट में कम यहाँ देखने को मिला? बिल्कुल नहीं। पिछली बार जो कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग दिख रहे थे, वो इस बार कंपनी प्रॉफिटेबल जर्नी दिखाया और उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा जर्नी भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी के अगर चार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं। तो जेएम फाइनेंस जो है, मैं एक बार यहाँ पे जेएम फाइनेंस का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ। तो जेएम फाइनेंशियल का जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो जब इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, वो किस किस मतलब सिचुएशन को बेसिस के ट्रेड लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पहले एक पैटर्न्स बना था, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने। पहले एक शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने और फाइनली देखिए इस लेवल को अच्छी तरीके से ब्रेकआउट भी किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया। और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद बिग फॉल हो गया, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव न्यूज़ आया था। इसके चलते कंपनी करेक्शन हुआ और नीचे आ गया। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे यहाँ से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है और शानदार तरीके से एक जर्नी भी कंपनी कंटिन्यू किया। अगर मैं एक लेवल को मार्किंग करूँ, तो ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन सकते हैं और वही लेवल को कंपनी टच करने जा रहा है। क्योंकि ये लेवल कौन सा है, 113 रुपीज़ के आसपास। तो 113 रुपीज़ का जो लेवल है, इस लेवल तक मैं क्यों इस जगह पे मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा धमाका हो सकता है। जो नेक्स्ट लेवल है 133 रुपीज़ के आसपास, इस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा टारगेट पाने में, क्योंकि मेरा एंट्री लेवल कुछ इस तरीके से जगह पे है, अराउंड 75 टू 80 रुपीज़ के आसपास। क्योंकि मैंने इस जगह पे इसीलिए एंट्री लिया, क्योंकि जब यहाँ पे रीटेस्ट किया था, उस दिन मुझे एक्चुअली पता नहीं था। और जब मैंने न्यूज़ देखा कि एक नेगेटिव न्यूज़ के कारण कंपनी के ऊपर गैप डाउन में ओपन हुआ, तब मैंने इस लोअर साइड में एंट्री लिया। और लोअर साइड में एंट्री होने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए कुछ टाइम यहाँ पे बिताए, उसके बाद कंपनी भागते चले गए। क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली जर्नी हो रहा है। तो मेरे एंट्री पॉइंट से जहाँ पे मैंने एंट्री लिया, उस लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे 75% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। अगर ये रिटर्न मुझे 1 साल में मिले, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखा जाएगा कब रिटर्न मिलने वाला है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि कंपनी के ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स बेस्ट लगा। एक इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 7.5% होल्डिंग अभी 8.5% हो गया और एफआईआईज़ के पास 21% होल्डिंग 16.5% हो गया। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड के साथ-साथ जो प्रोमोटर है, वो भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जर्नी को मेंटेन्स कर रहे हैं। 56% के आसपास होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर आपको प्रोमोटर की तरफ से देखने को मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स क्लियरली एक व्यू के हिसाब से देखने को मिले हैं कि कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एलआईसी के बारे में सबसे पहले मैं चार्ट के बारे में चर्चा करूँ, तो आप ध्यान से देखना कि एलआईसी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। अभी देखिए जो परफॉर्मेंस कंपनी ने किया, वो तो शानदार परफॉर्मेंस था, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 के 5 क्या बना, बाइंग कैंडल बने। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी बाइंग कैंडल, दूसरा बाइंग कैंडल, तीसरा, चौथा,
और 5वां। तो यहाँ पे देखिए 5 बाइंग कैंडल्स बने, इसका टोटल रेंज निकल के आया 22%। मतलब इस लोअर साइड से लेकर अपर साइड तक जब मैंने मार्किंग किया, तो जो रेंज निकल के आया 22%, तो इस 22% के बेसिस में मैंने एक टेल लिया। और जब यहाँ पे नीचे आए तो इस जगह पे मैंने एंट्री लिया और धीरे-धीरे करके उसका टारगेट अचीव हुआ। अभी देखिए टारगेट जो अचीव हुआ वो शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किए। और कितने दिनों में टारगेट मिला? ओवरऑल एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न मिला, वो भी 130 दिनों के अंदर-अंदर। तो क्या मैंने इस जगह पे एग्जिट कर लिया? बिल्कुल नहीं। मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके पीछे और एक रीज़न है। जैसे रीज़न के बारे में बात करूँ तो कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ, तब से लेकर एक वीक फॉल हुआ, आप देख सकते हैं। उसके बाद रिकवरी भी किए और इसी के अकॉर्डिंग कंपनी एक कप बने और उसके बाद छोटा-सा यहाँ पे क्या बना, हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो कप के बाद हैंडल पैटर्न क्रिएट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया। अभी देखिए इसी मतलब स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके मैं करीबन-करीबन ₹1300 के आसपास टारगेट लेने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मेरे एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक गए तो ऑलमोस्ट मुझे 40% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इस ट्रेड को मैं कंटिन्यू इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मुझे पॉजिटिव नहीं लगा, कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा लगा। जैसे ग्रोथ के बारे में चर्चा करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, क्वार्टरली जो सेल्स और रेवेन्यूज़ है वो लगातार बढ़ते चले गए। हाँ, इस बार क्वार्टरली थोड़ा-सा रेवेन्यूज़ कम हुआ, कोई बात नहीं, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूअसली कंपनी मेंटेन हुआ। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, मगर पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाए। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा वोलेटिलिटी देखने को मिला है रिज़ल्ट आने के बाद। बाकी इंस्टीट्यूशन की अगर बात करूँ तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करता अगर प्रोमोटर माल बेचता, क्योंकि प्रोमोटर के पास ही तो 96% होल्डिंग है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो देखिए जो म्यूचुअल फंड ने एफएस ने क्वांटिटी को बेच रहा था, वो धीरे-धीरे करके फिर से क्वांटिटी को बाइंग करना शुरू कर चुके हैं। तो मेरा व्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, सॉरी, एलआईसी के ऊपर 2 अपडेट तो आपको दिखाना ही भूल गया। मैं 2 अपडेट आपको सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा क्योंकि अपडेट जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए एलआईसी रिसीव डिमांड नोटिस ऑफ रुपीज़ ट 605.58 करोड़ फ्रॉम शॉर्ट पेमेंट ऑफ जीएसटी। यहाँ पे एक डिमांड नोटिस कंपनी की तरफ से देखने को मिला है। और दूसरी जो एक अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए एलआईसी ऑर्डर टू पे रुपीज़ 50 लैक्स टू कोविड पॉलिसीज़ प्रीमियम पेयर फैमिलीज़। मतलब जो कोविड के टाइम में कंपनी ने जो मतलब 50 लैक्स के जो कोविड पॉलिसीज़ यहाँ पे लिए थे, तो उसको ऑर्डर दिया गया है, उसको मतलब उस पॉलिसीज़ को फैमिली को पेयर करने के लिए। तो एक दो गुड न्यूज़ था, ये 2 न्यूज़ था जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हूँ। बाकी नेक्स्ट कंपनी कौन-सा है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के एक सबसे पुराना एक्सचेंज है, ये तो आप जानते ही हैं। क्योंकि बीएससी के बारे में आज इसीलिए बात करूँगा क्योंकि कंटिन्यूअसली बीएससी के ऊपर एक जर्नी देखने को मिला है। अगर बीएससी के मैं चार्ट को आपके सामने ओपन करूँ, तो आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर कितना दम है। देखिए, जब इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली जर्नी हो रहा था, तब इसके ऊपर ऊपर एक ट्रेड भी मिला। वो ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि यहाँ पे एक रेंज बना है, जो रेंज निकल कर आ रहा है करीबन 32% के आसपास। तो 32% के आसपास रेंज में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तब एंट्री बनेगा। फाइनली इस जगह पे एंट्री हुआ, जो डेट था 22nd ऑफ जुलाई। तो 22nd ऑफ जुलाई में यहाँ पे कंपनी ने टच किया, तब यहाँ पे एक एंट्री बने क्योंकि इसका अपर मतलब बाइंग कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, तो यहाँ पे एंट्री बने और धीरे-धीरे करके देखिए कंपनी टारगेट के नज़दीक जा रहा है। और जिस तरीके से ऊपर गया मुझे लगता है वो शायद 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ही वो टारगेट को अचीव करेगा। अगर इस टारगेट को अचीव हुआ तो कितने टारगेट मिल सकता है? तो ओवरऑल 32% का टारगेट 44 से लेकर 60 डेज़ के अंदर-अंदर मिल सकता है। मतलब 2 मंथ में 30% का रिटर्न बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेबल है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को अगर आपको फुलफ़िल करना है, मतलब इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को अगर आपको काम करना है, तो सबसे पहले आपको कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स को चेक आउट करना पड़ेगा। तो बीएससी के फाइनेंशियल डिटेल्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा क्योंकि देखिए जून के क्वार्टर में पिछले सालों में सिर्फ 270 करोड़ का सेल्स था। उसके बाद देखिए हर साल खुद के सेल्स बढ़ते चले गए और इस बार तो वो सेल्स 3 गुना हो चुके हैं। मतलब 1 साल के अंदर-अंदर सेल्स 3 गुना हो चुके हैं। प्रॉफ़िट भी सेम टू सेम है,
प्रॉफिट पिछले साल में जो बहुत ज़्यादा था, इस बार प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो कुछ वीकनेस पॉइंट भी है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। बाकी इस कंपनी के अगर मैं क्वार्टर खुद आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो आपको खुद इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा। तो क्या कंपनी ने इस बार प्रॉफिट कम किया, उसके पीछे रीज़न कौन-सा है? आपको वो दिखा दूँ। एक्चुअली कंपनी ने प्रॉफिट कुछ भी नहीं कम किया। ओवरऑल देखूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट किया, क्योंकि कंपनी का अदर्स इनकम ज़्यादा था पिछले सालों में, इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा देखने को मिला। अगर अदर्स इनकम सेम टू सेम होता 20 से 25 करोड़ के आसपास, तो इस बार कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिलता और यही सारे कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू किया। बाकी आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बोन दादा इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो एक 7,400 करोड़ की कंपनी है। कंपनी के अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो स्प्लिट कंपनी हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने जा रहा है। तो जो कंपनी के लिए एक गुड पॉइंट्स है, गुड अपडेट्स है और वो भी 2 तारीख को मिलेगा। तो जो लोग बोनस स्प्लिट जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो ये सारे वीडियोज़ एज़ एजुकेशन पर्पस में था। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर बाय सेल करना है, तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके साथ एक बार चर्चा करके ज़रूर काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।